नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बीए सेकेंड ईयर के विषय पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करेंगे। हमारा जो टॉपिक होगा आज का वो होगा अमेरिकी राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। और एक इसी से जुड़ा हमारा दूसरा टॉपिक होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को शक्तियाँ कौन कौन सी प्राप्त हैं। तो चलिए पहले टॉपिक के ऊपर ही बात करते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है। दोस्तों, पूर्व के वीडियो में हमने देखा कि उसका अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या है, कैसे उसको चुना जाता है। अब इस वीडियो में हम उनको हटाने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। और हटाने की जो प्रक्रिया है उसको महाभियोग कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं। और ये महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिकी संविधान का जो दूसरा अनुच्छेद है उसकी उपधारा है 4, यानी 2 दूनी 4। आप याद रख सकते हैं, इजी फॉर्मूला है कि अनुच्छेद तो दूसरा है और उसकी उपधारा चौथी है। उसमें महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अभी महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, चलिए देखते हैं। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा के अनुसार राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के द्वारा ही अपने पद से हटाया जा सकता है। और महाभियोग किन किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है, तो मेन है देशद्रोह, भ्रष्टाचार, या कोई ऐसा घनघोर अपराध कर दिया हो या कदाचार कर दिया हो, तो उसके आधार पर अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव चलाया जा सकता है। महाभियोग की पद्धति यह है कि प्रतिनिधि सभा का कोई एक या कुछ सदस्य राष्ट्रपति के विरुद्ध उपर्युक्त आधार पर आरोप लगा सकते हैं। जो हमने अभी आधार बताए हैं, देशद्रोह, भ्रष्टाचार, घनघोर अपराध कर दिया हो या फिर कदाचार कर दिया हो, तो इन मामलों को लेकर प्रतिनिधि सभा के कोई एक या कुछ सदस्य राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप लगा सकते हैं। इसके बाद ये आरोप किसी न्यायिक समिति या विशेष जांच समिति को दिए जाते हैं। जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन दिए जाने पर यदि प्रतिनिधि सभा आवश्यक समझे तो वह एक प्रस्ताव तैयार करती है जिसमें राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों का उल्लेख किया जाता है। विस्तृत ब्यौरा दिया जाता है कि राष्ट्रपति महोदय पर ये अपराध हैं, अपराध के आरोप हैं। और प्रतिनिधि सभा को यह प्रस्ताव अपने बहुमत से पारित करना होता है। इस आरोप पत्र की एक प्रति सूचनार्थ राष्ट्रपति को भी भेजी जाती है। इसके पश्चात यह प्रस्ताव अमेरिकी जो कांग्रेस है, संसद है, उसका दूसरा सदन सीनेट है, उसके पास भेजा जाता है। और सीनेट फिर निश्चित तिथि को इन आरोपों की जांच हेतु एक न्यायालय के रूप में, एक कोर्ट कचहरी के रूप में बैठती है। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस बैठक की अध्यक्षता करता है। ध्यान रखिए दोस्तों, जो सीनेट है वो एक न्यायालय के रूप में बैठती है और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सीनेट का अध्यक्ष नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रतिनिधि सभा की ओर से भेजा गया प्रतिनिधि सीनेट के आरोपों के बारे में पूरी जानकारी देता है, सीनेट को आरोपों के बारे में पूरी जानकारी दे देता है। राष्ट्रपति को अपने बचाव हेतु स्वयं उपस्थित होने या अपने प्रतिनिधियों और वकीलों को भेजने का अधिकार होता है। यदि पूरी छानबीन के बाद सीनेट अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप ठीक हैं, तो उसे उनके पद से हटा दिया जाता है, पदच्युत कर दिया जाता है। और पद से हटाने के बाद उसके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। अब तक केवल एक बार 1867 में अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे एंड्रू जॉनसन, उनके विरुद्ध महाभियोग लगाया गया था। लेकिन सीनेट में इस प्रस्ताव को बहुमत प्राप्त होने में सिर्फ एक मत की कमी रह गई और राष्ट्रपति को पद से हटाया नहीं गया। उसके बाद दोस्तों, वाटरगेट कांड में राष्ट्रपति निक्सन के विरुद्ध भी महाभियोग चलाने की सिफारिश की गई थी। फिर उनके ऊपर भी आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद बिल क्लिंटन के ऊपर 98-99 में महाभियोग का प्रस्ताव आया, लेकिन उनके ऊपर भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। और अभी हाल ही में इसी वर्ष जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके विरुद्ध भी महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उसके ऊपर भी आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो महाभियोग के द्वारा किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को आज तक नहीं हटाया गया है।
इज इट क्लियर? इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि महाभियोग द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है। इसका वर्णन फिर से संक्षिप्त रूप से मैं दोहरा देता हूँ कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन अमेरिकी संविधान के जो दूसरा अनुच्छेद है उसकी उपधारा 4 में किया गया है। किन किन परिस्थितियों में हटाया जा सकता है? नंबर 1 है कदाचार, नंबर 2 कदाचार या भ्रष्टाचार, या कोई घोर आरोप हो, या फिर संविधान का उल्लंघन किया हो, या देशद्रोह किया हो, तो इन मामलों में उनको हटाया जा सकता है। और अब तक किसी को हटाया भी नहीं गया है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कि अमेरिकी राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो पहली है कार्यपालिका शक्ति, दूसरी है विधायी शक्ति, तीसरी है न्यायिक शक्ति, चौथा है राष्ट्रपति एक दलीय नेता के रूप में, और पांचवा है राष्ट्र का सर्वोच्च नेता। तो चलिए देखते हैं कि कार्यपालिका शक्तियाँ क्या क्या हैं और राष्ट्रपति उनको किस तरीके से संपादित करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को यद्यपि अमेरिकी शासन और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन इनमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो है उनकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। ओग और रे के शब्दों में राष्ट्रपति प्रमुख विधि निर्माता, दलीय नेता, राष्ट्रीय हितों का सामान्य संरक्षक या अन्य चाहे जो कुछ भी हो, सबसे पहले तो वो क्या है, खुद ही एक कार्यपालिका है। संविधान में भी कहा गया है कि कार्यपालिका शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होंगी। और कार्यपालिका के क्षेत्र में उसके बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि कानूनों को लागू करना तथा व्यवस्था बनाए रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। कार्यपालिका के क्षेत्र में उसकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण संघीय शक्ति जो है वो है कानूनों को लागू करना और व्यवस्था बनाए रखना। अनुच्छेद 2 की तीसरी उपधारा के अनुसार राष्ट्रपति सभी संघीय कानूनों को समुचित रूप से लागू करने के लिए उत्तरदायी है। उसका यह प्रमुख दायित्व है कि वह कांग्रेस द्वारा पारित सभी विधियों तथा सीनेट द्वारा अनुमोदित सभी संधियों का निष्ठापूर्वक पालन कराए। राष्ट्रपति शक्ति का कुछ सीमा तक अपने विवेक के अनुसार प्रयोग करता है। वह इस बात का निर्णय करता है कि किन कानूनों को अत्यधिक कठोरता के साथ लागू किया जाए, किन्हें कम कठोरता के साथ लागू किया जाए तथा किन्हें लागू करने के लिए कोई भी कदम न उठाया जाए। तो ये सारे काम कौन तय करता है? अमेरिकी राष्ट्रपति। इसी से संबंधित है कि प्रशासन चलाने का दायित्व भी किसके ऊपर है? अमेरिकी राष्ट्रपति के ऊपर है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के साथ साथ प्रशासन का सर्वोच्च निर्देशक भी है। यह देखना राष्ट्रपति का संवैधानिक दायित्व है कि शासन के विभिन्न पदाधिकारी संविधान के उपबंधों, अन्य राज्यों से की गई संधियों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। राष्ट्रपति के द्वारा इस हेतु अध्यादेश अथवा कोई भी नियम, उपनियम या आदेश जारी किए जा सकते हैं। उसके द्वारा विभिन्न विभागों के अध्यक्षों तथा अन्य अधिकारियों को आदेश जारी किए जा सकते हैं और संबंधित अधिकारियों के लिए इन आदेशों का पालन करना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति को नियुक्ति और पद से हटाने की शक्ति भी प्राप्त है। राष्ट्रपति की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है कि वो किसी पदाधिकारी की नियुक्ति कर सकता है, उसको उसके पद से हटा भी सकता है, इसके आधार पर राष्ट्रपति वास्तविक प्रशासनिक शक्ति प्राप्त करता है और कांग्रेस पर अपना प्रभाव स्थापित करता है। संविधान में संघ सरकार द्वारा की जाने वाले नियुक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 तो है कि उच्च पद जिन पर राष्ट्रीय सीनेट के परामर्श उनके बहुमत की सहमति से नियुक्तियां करनी होती हैं। दूसरी है निम्न पद जिन पर कांग्रेस की सहमति से राष्ट्रपति स्वयं अथवा विभागीय अध्यक्ष अथवा न्यायालय नियुक्तियां कर सकते हैं, क्योंकि संविधान में निम्न पदों की व्याख्या नहीं की गई है। निचले स्तर के जो पद हैं उनकी व्याख्या संविधान में नहीं की गई है। इसलिए यह निश्चित करना कि निम्न पदों के अंतर्गत कौन अधिकारी आते हैं, ये सब किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? कांग्रेस के अधिकार क्षेत्र में, यानी वहाँ की संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है, और वही इन पदों पर नियुक्ति के ढंग को निश्चित कर सकती है। सीनेट के प्रति शिष्टता है, सीनेटोरियल कर्टसी है, ये भी एक प्रमुख दायित्व है अमेरिकी राष्ट्रपति का। अनेक संघीय पदों, विशेषतः राज्य विशेष से संबंधित संघीय पदों पर एक विशेष पद्धति द्वारा नियुक्तियां की जाती है।
जिसे सीनेट के प्रति शिष्टता कहा जाता है। यह एक अलिखित नियम या परंपरा है जिसके अनुसार राष्ट्रपति अपने दल के उन सीनेट सदस्यों से नियुक्ति के संबंध में मंत्रणा करता है जो उस राज्य की ओर से सीनेट के सदस्य हैं जिसमें नियुक्ति करनी है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि मान लो कि कैलिफोर्निया प्रांत में राज्य में अमेरिकी राष्ट्रपति को कोई नियुक्ति करनी है किसी पदाधिकारी की, तो उदाहरण लेते हैं हम दोस्तों एक कि कैलिफोर्निया में अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी विभाग में किसी अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति करनी है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी पार्टी के यदि सीनेट के सदस्य उस राज्य से हैं, दो जो सदस्य होते हैं, उनसे परामर्श लेगा। इसे कहते हैं सीनेट के प्रति शिष्टाचार या सीनेट के प्रति शिष्टता। सरल शब्दों में सीधी सी बात यह है कि अपनी पार्टी के सीनेट से यदि सदस्य उस राज्य से चुने गए हैं तो उन सदस्यों से परामर्श करके ही किसी भी विभाग में नियुक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति करेगा। ये सीनेट के प्रति शिष्टाचार है, लेकिन ये एक परंपरा है, कोई नियम नहीं है जिसका पालन करना अनिवार्य हो, बाध्यकारी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्षमादान का अधिकार भी कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि क्षमादान का जो अधिकार है वो अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त है। वह दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी तरह इस शक्ति का प्रयोग करता है। वह उनको क्षमादान कर सकता है। राष्ट्रपति अपराधियों को क्षमादान दे सकता है या उनके दंड को स्थगित कर सकता है या उसको कम भी कर सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा एक ही प्रकार के अपराध में दंडित अनेक व्यक्तियों को एमनेस्टी भी प्रदान की जा सकती है, यानी कि सार्व क्षमा भी प्रदान की जा सकती है। राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति पर दो प्रतिबंध हैं। नंबर 1, राज्यों की विधियों के विरुद्ध किए गए अपराधों में दंडित व्यक्तियों को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। यदि किसी राज्य द्वारा निर्मित कानून के तहत किसी व्यक्ति को सजा दी गई है तो उसको राष्ट्रपति माफ नहीं कर सकते। राष्ट्रपति केवल संघीय कानून के विरुद्ध कोई व्यक्ति अपराध करता है उसी को क्षमादान दे सकते हैं। दूसरी बात है, राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को क्षमा प्रदान नहीं कर सकता। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत ही हम देख सकते हैं कि दूसरे देशों के साथ जो संबंध है उनका संचालन भी अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। परराष्ट्र नीति का जो निर्धारण है वो भी कौन करता है? अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं। इसी में हम देख सकते हैं कि राजदूत होते हैं या फिर दूतावासों में जो कर्मचारियों की नियुक्ति होती है वो भी अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अमेरिकी विदेश नीति के प्रवक्ता भी वही होते हैं। किसी भी विदेशी सरकार को यदि मान्यता देनी है तो ये काम भी अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कोई संधि करना है या समझौता करना है किसी देश के साथ, या पूर्व में कोई समझौता किया है, कोई संधि की है, उसकी समीक्षा करनी है, तो ये कार्य भी कौन करेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति। और विदेशों में अमेरिकी नागरिकों को संरक्षण देना है या उनकी रक्षा करनी है तो ये काम भी अमेरिकी राष्ट्रपति ही करेंगे। सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वह भी अमेरिकी राष्ट्रपति होता है। उनके आदेश से ही युद्ध प्रारंभ होते हैं और उनके आदेश से ही युद्ध समाप्त होते हैं। दूसरी जो बात आती है राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत वो है दोस्तों विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि शक्ति विभाजन सिद्धांत पर आधारित अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने के कारण अमेरिकी संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप में विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन संविधान निर्माता शक्ति विभाजन सिद्धांत की सीमाओं से परिचित थे और उनके द्वारा राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में कुछ कार्य सौंपे गए थे। पीटर के शब्दों में संविधान ने राष्ट्रपति को विधायी प्रक्रिया के प्रारंभ और अंत में स्थान दिया है। इसी से जुड़े मुद्दे हैं कि कांग्रेस को कोई संदेश भेजना है तो ये काम राष्ट्रपति करते हैं। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना ये भी राष्ट्रपति करते हैं। वीटो पावर भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। पॉकेट वीटो की पावर भी अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त है। और कार्यपालिका जो आदेश निकालते हैं वो भी अमेरिकी राष्ट्रपति निकालते हैं। तो ये तमाम तरह के जो कार्य हैं वो विधायी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। अगला बिंदु है जुडिशियल पावर्स, न्यायिक शक्तियाँ।
कि अमेरिकी राष्ट्रपति को कौन कौन सी न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को न्यायिक क्षेत्र में भी शक्तियाँ प्राप्त है। सीनेट की सहमति से वह संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। संघीय क्षेत्र के जो न्यायालय हैं उनके अंदर न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किसकी सहमति से करता है? सीनेट की सहमति से करता है। लेकिन एक खास बात है दोस्तों, वो नियुक्त तो कर सकते हैं लेकिन उनको पद से हटा नहीं सकते। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अमेरिकी संघ के विरुद्ध किए गए अपराधों के संबंध में अपराधियों के दंड को स्थगित करना या क्षमा प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्षमादान नहीं कर सकता। राष्ट्रपति एमनेस्टी अर्थात एक साथ अनेक व्यक्तियों को क्षमा भी प्रदान कर सकता है, जैसा कि राष्ट्रपति जॉनसन ने 1868 में उन सभी व्यक्तियों को क्षमा कर दिया जो गृह युद्ध में दक्षिण की ओर से लड़े थे। अगला बिंदु है राष्ट्रपति एक दलीय नेता, प्रेसिडेंट एज ए पार्टी लीडर। राष्ट्रपति अपने दल का नेता होता है और इस रूप में भी इसे बहुत अधिक शक्ति तथा प्रभाव प्राप्त होता है। वह अपने दल की राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन को नियुक्त करता है और उसके परामर्श से दल के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करता है। उसके दल के पदाधिकारी दल की सभी महत्वपूर्ण नीतियों और राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में उससे परामर्श करते हैं और उसके विचार सभी महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णायक होते हैं। यदि राष्ट्रपति के दल को कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त हो तो वह दलीय नेता के रूप में विधि निर्माण कार्य अपनी इच्छा अनुसार करवा सकता है। अगला बिंदु है राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत कि अमेरिकी राष्ट्र का जो सर्वोच्च नेता होता है, सुप्रीम लीडर होता है, वह भी अमेरिकी राष्ट्रपति होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक दलीय व्यक्ति के रूप में किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यपालिका के सर्वोच्च प्रधान के रूप में उसे जो स्थिति प्राप्त होती है उसके कारण यह दलीय नेता से ऊपर उठकर राष्ट्र का प्रतीक बन जाता है। अमेरिकी संविधान निर्माता नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत में विश्वास करते थे और उनके द्वारा संगठित या एक सूत्रीय नेतृत्व के स्थान पर बिखरे हुए या कुछ सीमा तक विभाजित नेतृत्व की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अमेरिकी जनता की लालसा सदैव एक ही सत्ता का नेतृत्व प्राप्त करने की रही और उनके द्वारा कांग्रेस की अपेक्षा राष्ट्रपति के रूप में यह नेतृत्व प्राप्त किया गया है। राष्ट्रपति अमेरिकी राजनीति का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा ही किया जा सकता है और कठिन तथा संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति उसी की ओर बुद्धिमत्तापूर्ण तथा प्रभावशाली नेतृत्व के लिए देखते हैं। दोस्तों, एक बिंदु और है कि राष्ट्रपति की शक्तियों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। सीनेट एक शक्तिशाली सदन है, लेकिन सीनेट की तुलना में भी अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। कार्यपालिका शक्तियों में भी विस्तार हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप महोदय, जो कि निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, इन्होंने तो जमकर शक्तियों में वृद्धि की है। तो आज की इस वीडियो में हम अमेरिकी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग की प्रक्रिया में पढ़ा और राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं संविधान प्रदत्त या परंपराओं के आधार पर, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।